समाज और देश के विकास में हर व्यक्ति का रोल होता है और बेहतर समाज की पहचान वही होती है जो हर एक दूसरे का ध्यान रखे, हर व्यक्ति का ध्यान रखे, अमीर और गरीब का भेद कम से कम हो। ऐसी ही भावना के साथ प्रधानमंत्री ने एक योजना शुरू की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। और इस योजना के लाभ हमने देखे हैं पिछले खासतौर से कोरोना के टाइम में, किस प्रकार से हर घर तक हम अन्न पहुंचाने में सफल रहे हैं। इस योजना के एक्सपर्ट हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। हम स्वागत करते हैं श्री राकेश गुप्ता जी का। आप उपायुक्त हैं, उप शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार। आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। साथ में हैं शशि शेखर जी, आप प्रवर्तन अधिकारी हैं, मुख्यालय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार। शशि जी, आपसे शुरू करते हैं। इस स्कीम की शुरुआत कैसे हुई, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, फीचर्स पे हम फिर बाद में बात करेंगे। पुनीत जी, वैसे तो ये स्कीम 2013 में संसद द्वारा पारित एक्ट है, भारत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, उसी का एक परिसंस्कृत रूप है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड के दौरान जो विसंगतियां पैदा हुई, आम आदमी को भोजन संग्रहण के लिए बाहर जाना बंद हो गया, लॉकडाउन लग गए, ऐसी स्थिति में जब घर में खाना बन संभव नहीं था, बाहर से जाना संभव नहीं था, तो उन्होंने ऐसी स्कीम बनाई कि हर आदमी को 5 किलो NFSA का अतिरिक्त 5 किलो PMJKY गेहूँ निःशुल्क दिया गया, जिससे पूरे कोविड के दौरान, इस महामारी के दौरान कोई भी भूख से नहीं मरा। ये बहुत संतोष का विषय है। इसके लिए भारत सरकार और सभी सरकारों का बड़ा भारी योगदान रहा, बड़ा भारी साधुवाद भी है। जी, जैसा जानने में आया था कि ये स्कीम शुरुआत में कम समय के लिए शुरू की गई थी। गुप्ता साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये स्कीम किस प्रकार से इसमें समय जोड़ा गया और अब कब तक ये अवेलेबल है? मैं आपको बताऊं, क्योंकि पहला लॉकडाउन जो लगा था कोरोना की वजह से, वो मार्च 2020 में लगा था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मार्च में लॉकडाउन लगने के बाद अप्रैल से, जस्ट उसके अगले महीने से ही यह योजना लागू कर दी गई थी। अप्रैल से लेकर मई तक, अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक ये योजना लागू की गई। बाद में कोरोना का थोड़ा सा प्रकोप कम हुआ तो उस दौरान बंद कर दी गई, लेकिन पुनः जब सेकेंड वेव आई, थर्ड वेव आई, तो वापस इसको लागू किया और मई 2021 से ये लगातार चल रही है। मई 2021 में जब लागू किया गया था तो इसको मार्च 2022 तक किया था, लेकिन वापस मार्च 2022 से भी बढ़ाकर इसको अब सितंबर 2022 तक लागू किया गया है, जिसमें हर लाभार्थी को 5 किलो गेहूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता, वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को दिया जा रहा है वर्तमान में। जी, जैसा हमने बात की शुरुआत में रखी थी कि एक इंक्लूसिव सोसाइटी में अमीर और गरीब का भेद कम होना जरूरी है, तो क्या इस योजना के लिए भारत सरकार ने किस तरह से इसके लिए फंडिंग कलेक्ट की? क्या बाहर से हुआ या देश के ही लोगों द्वारा इसमें कैश इनफ्लो हुआ? इसमें जो अपने नोटबंदी जो की थी, जिसकी वजह से ये फंडिंग इकट्ठी हुई और मैक्सिमम फंडिंग इकट्ठी होने के बाद ये गेहूं के रूप में हमारे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ये गेहूं वितरण किया जा रहा है। जी, तो देखा दोस्तों, समाज का ही पैसा था जो हमारे पास ब्लैक के फॉर्म में या अनडिस्क्लोज मनी के फॉर्म में कहीं ना कहीं संग्रहण हो रहा था और समाज के दूसरे तबके के काम आया और सरकार ने उसको एक बेहतर तरीके से चैनलाइज किया। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या हैं, गुप्ता साहब आपसे जानना चाहेंगे। ये जब एक्ट लागू किया गया था तो इसमें सबसे बड़ी बात यह थी, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग किया गया था, उससे पहले ये केंद्र की योजना नहीं होकर सरकार के स्टेट लेवल पे भी योजना थी, जिसमें स्टेट में अलग अलग नामों से ये जानी जाती थी, जिसमें अन्नपूर्णा भी आता था, अंत्योदय अन्न योजना भी आता था, BPL भी आते थे, स्टेट BPL भी आते थे। चूँकि 2013 में ये योजना लागू की और पूरे भारत में लागू की, तो इसको नाम दिया गया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। इसमें जो गरीब तबके के लोग थे, जो खुद से नहीं खरीद सकते थे, उन लोगों के लिए लागू की। और राजस्थान में इसकी एक नोटिफिकेशन जारी करके 27/9/18 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी, जो लगभग 32 कैटेगरी है ग्रामीण शहरों क्षेत्रों की, जिसमें हर तरीके के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको शामिल करते हुए उन लोगों के लिए ये योजना लागू की गई है। तो सीनियर सिटीजन, विधवा और सीनियर सिटीजन है, विधवा है, रिक्शा है, वो वृद्धि बीनने वाले लोग हैं, गरीब औरतें हैं, जो वृद्ध जन है जिनको पेंशन मिल रही है, अन्य विभागों द्वारा भी जो पेंशन मिल रही है सामाजिक सुरक्षा के तहत, वृद्धावस्था पेंशन के तहत, विकलांग पेंशन के तहत, उन सभी को इसमें शामिल किया गया। इवन यहाँ तक कि भी जैसे सिलिकोसिस एक बीमारी है, उसको ऑटो इंक्लूसिव किया हुआ है कि सिलिकोसिस किसी को अगर प्रमाण पत्र मिलता है, साथ के साथ वो NFSA का भी लाभ लेगा।
उसको इसका लाभ दिया जा रहा है। ऐसे ही और सामाजिक एवं नागरिक का अधिकार विभाग के अलग अलग पेंशन हैं, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, उनको भी जैसे भी वो पेंशन उधर जुड़ती है, इधर एनएफएसए के तहत उसका लाभ दिया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेंट्रल फंडेड स्कीम है। जी जी बिल्कुल, सेंट्रल फंडेड स्कीम है। ये पूरी तरह भारत सरकार के द्वारा दी जा रही है। हम लोगों को यहाँ से एफसीआई से माल उठता है, हम गरीबों को माल बांटने का काम हम लोग कर रहे हैं। जी। किसी भी योजना में कहा जाता है कि बहुत सारे गैप्स होते हैं और जब तक कोई चीज़ कानूनी स्वरूप नहीं लेती है, उसका इन्फोर्समेंट प्रॉपर नहीं होता है। तो जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जो खाद्य गारंटी है, क्या ये सिर्फ एक एक्ट के फॉर्म में ही है या इसमें कानूनी सशक्तता भी जुड़ी हुई है? शशि जी, आप जोड़ना चाहेंगे? सर, मैं इसमें निवेदन करूं, कानूनी ये एक्ट में सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये एक सामान्य योजना नहीं है, इसमें भोजन की गारंटी का अधिकार है। अगर किसी को उसकी हकदारी यानी 5 किलो गेहूं से वंचित रखा जाए तो न्यायालय की शरण जा सकता है और न्यायालय की मदद से अपना भुगतान में जुर्माने प्राप्त कर सकता है। ये भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की साझा स्कीम है। अलॉटमेंट और गेहूं के पहुंचाने का जिम्मा भारत सरकार का है। हर स्टेट की, हर अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी, हर जगह गेहूं पहुंचाना भारत सरकार का दायित्व है। परंतु उसमें पात्र व्यक्ति की पहचान करना और वहां तक उस राशन की सामग्री की रिसाव मुक्त पहुंच सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है। अगर राज्य सरकार इस दायित्व में फेल होती है तो उसके लिए उत्तरदायी राज्य सरकार है और उसमें जो भी भुगतान राशि, जो भी जुर्माना या उसको हकदारी देय होगी वो राज्य सरकार को देना होगा। एनएफएसए क्लोज 8 में प्रावधान है स्पष्ट। तो ये इन्फोर्समेंट इसमें ज़बरदस्त है, यानी कि न केवल ये एक्ट है बल्कि कानूनी सशक्तता भी इसमें जुड़ी हुई है और अगर किसी व्यक्ति को ये लाभ नहीं मिल पा रहा है तो वो न्यायालय की शरण में जाकर के भी ये लाभ ले सकता है। मैं समझता हूँ इतने जब सशक्त हो चुका है तो खुद डिपार्टमेंट के लोग भी उतने चैतन्य और चौकन्ने रहते होंगे कि व्यक्ति को इसका लाभ मिले। और बिल्कुल मैं बताऊं पुनीत जी, उसमें एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हम उसको शॉर्ट रूप में एससीएम बोलते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। उससे हमें ये पता रहता है रियल टाइम में एफसीआई से माल कब उठा है, कब एफपीएस फेयर प्राइस शॉप जो कि उचित मूल्य दुकान है उसके पास कब गया है, उसने कब अपने यहाँ पे उसको पोस्ट, क्योंकि अब हम लोग पोस्ट मशीन के आधार पर ही वितरण करते हैं। पहले वाले वो नहीं था कि जो कोई भी राशन किसी और का लेके जाके कर ले, बाकायदा बायोमेट्रिक से उसका अंगूठा लगता है जो आधार के साथ उसका सीडेड है। वो ले जाने के बाद वो पोस्ट में दर्ज होता है गेहूँ। उसके बाद किसने कितना गेहूँ लिया है ये हर महीने हर एक एक एंट्री जो है वो आज की तारीख में उससे हो रही है। एक इसके अलावा दूसरी बात मैं और जोड़ना चाहूँगा, चूँकि पहले एनएफएसए का गेहूँ दिया जा रहा था और ये सबको पता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का गेहूँ भी फ्री में बट रहा है, तो हम लोग ये भी देखते हैं यहाँ बैठते हुए रियल टाइम में एनएफएसए का गेहूँ कौन से महीने में कितना बटा, क्या उतना ही गेहूँ पीएमजीकेवाई का भी बट रहा है कि नहीं बट रहा। होता क्या है, पीएमजीकेवाई का गेहूँ फ्री का है, कहीं कोई लीकेज नहीं हो, कहीं कोई ऐसी बात नहीं आए, तो हम ये भी कंपेयर करते हैं कौन से जिले में एनएफएसए का गेहूँ कितना बट रहा है, पीएमजीकेवाई का गेहूँ कितना बट रहा है। बहुत ज़्यादा गैप तो नहीं है, हालांकि ऐसा देखने को नहीं मिला कि गैप आ रहा हो। जो भी इसमें चयनित बंदे हैं वो सब सजग हैं, जानते हैं कि उनको 2 तरह का गेहूँ मिल रहा है, एक 2 रुपये किलो एनएफएसए के तहत, एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री वाला गेहूँ। तो दोनों का लगभग एवरेज वही निकलता है जो दोनों समान रूप से लेके जा रहे हैं। तो पूरी ई गवर्नेंस के थ्रू इसकी मॉनिटरिंग है? जी बिल्कुल बिल्कुल, रियल टाइम हम लोग को रियल टाइम में ये पता रहता है कि आज कितना माल बटा है, कितना माल एफसीआई से वो फेयर प्राइस शॉप के पास पहुंचा है, फेयर प्राइस शॉप ने कितना माल बांटा है, ये हम लोगों को लगातार। तकनीकी का समावेश आने से ये एक स्टेप बेहतर हुआ है, ई गवर्नेंस ठीक से लागू हो पाई है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव है और लास्ट जो कड़ी है जिसके लिए स्कीम्स यूजुअली सरकार जो बनाती हैं वो उसका सही मायने में उसका लाभ ले सके। अगले स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। किस तरह की डिफरेंट पैकेजेस इस स्कीम में हैं, चाहे वो फूड सिक्योरिटी की फॉर्म में हो या डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट के फॉर्म में हो? शशि जी। पुनीत जी, ये जो स्कीम है इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि किसी न किसी रूप में जिसके लिए जो राशन सामग्री सरकार ने अलॉट की उसके अंतिम स्तर के व्यक्ति तक पहुँचे। और उसके लिए सबसे बड़ा चेंज हमने किया है पोस्ट मशीन और बायोमेट्रिक सत्यापन। हमने सारे इंडिया का लगभग सभी राज्यों में ये स्कीम लागू हो चुकी और राजस्थान में तो स्पेशल मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो भी डेटाबेस है वो आधार, जनाधार एवं तीसरा राशन कार्ड, तीनों का डेटा एक पोर्टल पर सीड कर दिया और जो भी कंज्यूमर जाएगा अपना बेनिफिट अंगूठा लगाएगा
उससे यूआईडी के सर्वर से वो चेक एंड बैलेंस होगा कि ये जिस व्यक्ति रामलाल के नाम से ये रामलाल ही है कि नहीं, उसका आधार ऑथेंटिकेट होगा। फिर उसके अकाउंट में 10 किलो इंटाइटल बनता है तो 10 किलो 5 किलो भी ले सकता है, 5 किलो नेक्स्ट टाइम भी ले सकता है, ये सुविधा दे रखी है। उसके बाद हर फुल प्रूफ चेकिंग के बाद उसको राशन सामग्री मिलती है। और सबसे बड़ी बात खूबसूरत ये है कि वो जो गेहूं मिला है वो पब्लिक डोमेन पे पिछले 1 साल का 2 साल कभी भी चेक कर सकता है, डेटा अवेलेबल, वो कभी भी चेक कर सकता है, देख सकता है कि मुझे गत 1 साल में मेरा कब कौन लेक सी हुआ, तारीख को कौन सा कितना गेहूं मिला है। तो जो पहले होता था कोई दूसरा व्यक्ति लाभ लेता था वो नहीं। ये भी उसको पता पड़ जाएगा कि जो बंदा लेने गया उसका आधार नंबर क्या है। ऐसा भी नहीं है कि मैं लेने गया हूं तो मेरा ही आएगा। मेरे घर में मेरे राशन कार्ड में अगर मान लो 5 आदमी और 5 के जनाधार है और कोई ए की जगह बी गया है, क्योंकि अंगूठा बी का लग रहा है, उसका ऑथेंटिकेशन हो रहा है बी क्या अंगूठे से भी, तो मुझे 1 साल बाद भी पता लग जाएगा कि इस दिन ए नहीं बी गया था लेने। ये भी हम लोग रियल टाइम में आज की तारीख में देख सकते हैं उसको। इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, हम राशन डीलर का भी पिछले 5 साल का डेटा निकाल सकते हैं। 5 साल में कितनी कमोडिटीज़ को अलॉट हुई, कितनी किसको बांटी, कितनी किसके बैलेंस रहा, हम उसका एक साथ ऑडिट कर सकते हैं, उसका बैलेंस ऑनलाइन रियल टाइम भी देख सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा चेंज हमने किया है कि जो पीडीएस रिसाव मुक्त है। मुझे याद है वधवा कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी उससे माना था कि 40 से 50% लीकेज है, और राजस्थान का भी उसमें 12वें 13वें नंबर पर जिक्र किया था कि यहाँ भी लीकेज बहुत ज़्यादा है। जबकि राजस्थान की स्थिति ऐसी है, और जगह तो ये जन वितरण प्रणाली है, पर राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थिति में ये जीवन वितरण प्रणाली है, ये जीवन बचाने वाली थी। हमारे पास ज़्यादा संसाधन नहीं थे, तो अगर पीडीएस नहीं हो तो यहाँ के लोगों को जीना मुश्किल हो जाए, क्योंकि 61% एरिया तो एरिड सेमी एरिड है, उत्पादन नील के न के बराबर है। अकाल हर दूसरे तीसरे साल होता है, पानी है नहीं, भूगर्भ वाला पानी है नहीं, बरसात की असमानता है, कभी हो कभी नहीं हो। तो हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है पीडीएस, हमारे लिए जीवन बचाने के लिए। इसलिए सरकार का जो अभिनव प्रयोग किया है, हर गरीब को जो राशन मिला है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक वो खूबसूरती है। इससे आम आदमी लाभान्वित होता है। और इससे जो सबसे बड़ा एजेंट है, जीरो हंगर में हमारी स्थिति खराब थी। वर्ल्ड रिपोर्ट में ये माना जाता था कि हिंदुस्तान और राजस्थान बड़ी पुअर स्थिति में। आज हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू और सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा स्थापित करने के लिए अगर हम सफल हो पाएँ तो उसका बहुत बड़ा योगदान है सार्वजनिक वितरण प्रणाली और एनएफएसए। 2 स्लोगन्स काफ़ी पॉपुलर हुए हैं, हर घर राशन, कम कीमत पर राशन, इसको अगर आप एक्सप्लेन कर सकें। सबसे बड़ा हर घर राशन, मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि लगभग राज्य की 2011 के सेंसस के 75% आबादी एनएफएसए में कवर है। राजस्थान के जो मानदंड तय किए 4.46 करोड़ के तय के, लगभग 682 राजस्थान जनसंख्या आती है 11 में, तो 447 ऑलरेडी इसमें कवर थे। इवन हमने 5 करोड़ तक राशन बांटा है। अब ये सब जो राशन बेनिफिशियरी एनएफएसए पात्र हैं उनको घर पहुंच रहा है, ये सुनिश्चित किया हमने। जियो टैगिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और सोशल ऑडिट, ये 4 ऐसे प्रोसीजर हैं। ईपीडीएस के तहत हमने चारों को एक साथ आजमाया। एक तो बायोमेट्रिक सत्यापन से राशन वितरण पहुंचना सुनिश्चित कंज्यूमर के पास, एफसीआई और राशन की दुकान पर जो बीच में जो लीकेज होने की संभावना थी उसको हमने खत्म कर दिया सप्लाई चेन मैनेजमेंट से। जैसे ही ट्रांसपोर्ट से गाड़ी उठी वहाँ जाएगी और ओटीपी के थ्रू एंटर होगी मशीन में, बीच में कोई लीकेज संभव नहीं है। तो एक लेवल पे लीकेज खत्म, दूसरे लेवल पे लीकेज खत्म। अब मशीन में एक बार चढ़ने के बाद अगर राशन सामग्री निकलेगी तो बायोमेट्रिक ही निकलेगी और मशीन में डिलीट हो नहीं सकती। तो इससे फुल प्रूफ सिस्टम है। गाड़ी पे जियो टैगिंग कर रखी है, दुकानों पे जियो टैगिंग है, कहाँ दुकान है कहाँ है। और इवन कोविड में तो हमने घर घर होम डिलीवरी भी की है, जब लोग बाहर नहीं निकलते तो हमने घर घर होम डिलीवरी राशन की करवाई है। तो इससे हम चाहते हैं कि हर जगह हर आदमी तक लास्ट सिरे तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे, और ईश्वर ने ईश्वर आशीर्वाद दिया है कि हम सफल रहे। जी, इसके अलावा बीच में मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा। जैसे अभी महीना चल रहा है अप्रैल का, हम लोग जून के महीने का अलॉटमेंट अप्रैल में जारी करते हैं। यहीं से मैंने बताया ना, हम लोगों के पास रियल टाइम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के तहत कौन सी दुकान में कितना गेहूँ पड़ा हुआ है, कितना उससे बांट रहा है, तो हम लोगों को ये भी पता रहता है कौन सी एफपीएस के पास कितना स्टॉक उपलब्ध है। अभी अब अप्रैल का महीना चल रहा है, हम लोग जून का अलॉटमेंट जारी करते हैं मुख्यालय से, और बीच का जो मई का माह है उसमें हम ये सुनिश्चित करते हैं एफसीआई से माल उठ के एफपीएस के पास पहुंच जाए, ताकि 1 जून को जब भी कोई भी लाभार्थी आ रहा है उसके पास, तो दुकानदार या एफपीएस जो है उचित मूल्य दुकानदार ये नहीं कह सके कि मेरे पास माल नहीं आया, क्योंकि महीने की लास्ट डेट तक हम लोग हर हालत में उसके यहाँ गेहूँ पहुंचा देता है। जून में वितरण होने वाला मई के लास्ट तक, और पूरे जून तक उसके पास ऑप्शन है जून में वो जाके ले सके। पहले क्या होता था, जून के बाद जुलाई में भी वितरण होता था, तो कई बार दुकानदार दुकान बंद कर जाता था, लेता था नहीं लेता था, ये था। अब हर लाभार्थी को पता है कि मेरा जून का एंटाइटलमेंट केवल जून तक ही है।
और चूंकि ONORC भी है, अगर कोई बेनिफिशियरी यहाँ नहीं रह के कहीं बाहर गया हुआ है और वो बाहर ही रह रहा है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से, तो वो अपना राशन कार्ड यहाँ से नहीं वहाँ से भी ले सकता है। वर्तमान में ONORC के तहत, तो ONORC को एक बार और थोड़ा एक्सप्लेन करें। वन नेशन वन राशन कार्ड, ओके। इसके तहत हम लोग चूंकि आधार से जुड़ चुके, तो राजस्थान की राजस्थान में भी, और राजस्थान का बंदा राजस्थान के बाहर भी, और ना केवल राजस्थान का बंदा, बाहर के जो स्टेट्स हैं वो भी राजस्थान में में लाभ ले सकते कहीं से भी अपने उसके आधार पर राशन कार्ड जो है उसका, अगर वो आधार से सीडिंग है, यहाँ मैं ये विशेष कहना चाहूँगा, ONORC का लाभ लेने के लिए आधार से उसके सीडिंग होना जरूरी है। आधार से सीडिंग के बाद वो कहीं भी अपना राशन कार्ड ले सकता है। तो वो जून का महीना जो मैं निवेदन कर रहा था, जून के महीने में जो वितरण होना है वो यहाँ नहीं, जहाँ कहीं भी है वो वहाँ से भी प्राप्त कर सकता है। तो जिस महीने के लिए जो एंटाइटल उसका बना है वो उस महीने में उसको मिल जाता है। जी, माननीय प्रधानमंत्री की जो एक राष्ट्र वन नेशन वन कार्ड की जो बात है ना, ONORC, जी, वन नेशन वन राशन ये कार्ड। बहुत बेहतर स्कीम है। और वह जो लोग डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए सख्चाते हैं, हिचकिचाते हैं, वो अपना खुद का ही नुकसान कर रहे होते हैं। जैसे आपका नाम है, ऐसे हर व्यक्ति का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना ज़रूरी है। तो जिन लोगों ने अभी तक आधार कार्ड में अपना पंजीकरण नहीं कराया है, या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अलग अलग जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के प्रेस्क्रिप्शन दिए गए हैं, उनका लाभ ज़रूर लेना चाहिए। न केवल मेडिकल के क्षेत्र में भी दवाइयाँ हैं, ट्रीटमेंट है, सर्जरी है, इन सब में लाभ मिलता है। और बहुत सारी जो डायरेक्ट बेनिफिट की स्कीम्स हैं, उनके लिए ये डॉक्यूमेंट्स होना नितांत आवश्यक है। इसलिए इन डॉक्यूमेंट्स को बनवाने में कतई भी देरी नहीं करनी चाहिए, तुरंत बनवा लेना चाहिए। मैं अब एक तथ्यों की बात करूं तो पिछले वर्षों में इस योजना के ज़रिए भारत सरकार ने कितना अन्न या कितने लाख रुपए का वह कहें या मदद लोगों तक पहुंचाई है? देखिए, 2 तरह के गेहूँ अभी हम लोग बांट रहे हैं। एक है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, जिन लोगों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत गेहूं मिल रहा है उन्हीं को हम लोग PMGKY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गेहूं बांट रहे हैं। PMGKY में जो गेहूं दिया जा रहा है, प्रति जो लाभार्थी NFSA में चयनित है, जो कि राजस्थान में आज की तारीख में 4 करोड़ 31 लाख है। 4 करोड़ 31 लाख लोगों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, उनसे बिना कोई पैसे लिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो गेहूं प्रति परिवार बांट रहे हैं, जो लगभग 2,30,000 लाख मैट्रिक टन पर माह उनका बट रहा है। मतलब 4 करोड़ 31 लाख लोगों को 2,30,000 मैट्रिक टन, जब से ये हर महीने हम लोग ये वितरण कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो क्या हमारे पास खाद्य आपूर्ति के इतने संग्रहण हैं, हमारे पास उपलब्धता है? जैसी मेरे को जानकारी मिली है, जानकारी हुई है, कहीं से अखबार में पढ़ा या कहीं देखा भी था, हम लोग इतने सक्षम हैं आज की तारीख में कि अगर 3 साल तक अन्न का एक भी दाना गेहूं का नहीं भी पैदा हो तो हमें भूखे सोने की नौबत नहीं आएगी। ये हमारी 3 साल, आगामी 3 साल की स्थिति जी। और इसमें कोई इंपोर्ट नहीं जुड़ा हुआ है? इसमें इंपोर्ट की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, हम तो हमारे दाने की बात कर रहे हैं। हमारे भारत देश में इतना दाना गेहूं का है कि आगामी 3 साल तक अगर कोई दाना नहीं उपजाए, अन्न पैदा नहीं होगा, तो भी हम लोग ये नहीं नौबत आएगी कि हमारे पास गेहूं नहीं है। ये हम आगामी 3 साल की बात कर रहे हैं। जी जी। समाज में इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियां अक्सर फैलती रहती हैं अन्न को लेकर के। तो राकेश जी ने ये बात आज क्लियर की है कि हम इतने सक्षम हैं, इतने आत्मनिर्भर हैं। इस आत्मनिर्भरता का स्तर और निश्चित तौर पर हमें बढ़ाना चाहिए कि अगले 3 वर्ष तक भी अगर हम गेहूं का अगर उत्पादन भारतवर्ष में नहीं होता है तो हमारे पास में उतना अनाज उपलब्ध है कि हम लोगों तक बांट सकें। लेकिन फिर इतना जब कलेक्शन है तो इसका प्रिजर्वेशन, इसका स्टोरेज, वो मैकेनिज्म्स इंटैक्ट है? नहीं, वो सब भी है। इस बारे में मैं निवेदन करूं, 1964 में जो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना संगठन हुआ था, उसका उद्देश्य यही था कि भारत में जो भी गेहूं हो, एक ऐसा ग्रेन बैंक बनाया जाए जो क्राइसिस के टाइम सबको सुरक्षित खाद्यान्न की व्यवस्था कर सके। इसी उद्देश्य से जब ग्रेन बैंक बना, शुरू में ये बड़ा खाली सा रहा था। इसके पूरे राष्ट्रव्यापी गोदाम हैं, लगभग हर जिले में इनके गोदाम होंगे। परंतु अब जो 1965-70 के दशक में जो हरित क्रांति आई, उसके बाद किसानों ने ज़बरदस्त, हमारे किसान भाइयों ने ज़बरदस्त अन्न उत्पादन किया। उससे हम आत्मनिर्भर ही नहीं, अब तो एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। और उसकी सुरक्षा करना पहले बड़ा गंभीर था कि खाद्य निगम में गेहूँ खराब हो जाता, सरकारी चूहे गेहूँ खा गए, ऐसे कमेंट सभा करते थे। अब वो सीधा बहुत दूर, हमारा सुरक्षा करने का तरीका, उनका प्रिजर्वेशन का तरीका, संरक्षण का तरीका सुधरा है। अब ये स्थितियाँ बिल्कुल भी नहीं है।
हमारे बहुत हाईटेक गोदाम हो गए हैं जिन टाइम भी क्वालिटी कंट्रोल और उनके केमिकल डाल के सुरक्षित किया जाता है और समयबद्ध इसका निस्तारण होता है। क्रॉप ईयर इससे सेम ईयर नेक्स्ट क्रॉप ईयर, इससे ज़्यादा लेट गेहूँ पीडीएस में बढ़ता नहीं है। अभी करंट पिछले क्रॉप ईयर गेहूँ बट रहा है, वो खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्रॉप ईयर का। हम एक्स्ट्रा खराब होने देते हैं, इसकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने तो बड़े उसका अच्छे इफेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट है। और आपने शुरुआत में उसका डिस्ट्रीब्यूशन जितना हाईटेक आपने बताया कि चिप बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो रियल टाइम में रियल टाइम में बायोमेट्रिक। जी जी। किस तरह के नए स्टेप्स अभी इस योजना में शशि जी आपसे जानना चाहेंगे आने वाले हैं या आ सकते हैं? सर पुनीत जी, इसमें हम चाह रहे हैं कि राज्य सरकार राजस्थान में एक नवाचार किया है। हम राशन कार्ड की जगह जनाधार को लाना चाह रहे हैं जी। वो जल्दी शुरू होने वाला प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथ से, कि जनाधार जिसके अंदर पूरे परिवार का वेरिफिकेशन है, सारे आधार लगे हुए हैं, एक भी बिना आधार सीडेड नहीं है, सारा आधार ऑथेंटिकेटेड भी है, तो उसके आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो उसमें एक यूनिट तक का भी लीकेज संभावना नहीं है और ऐसा वैलिड कार्ड है जिसका डेटाबेस कहीं भी यूज किया जा सकता। और वन नेशन वन राशन कार्ड की बात अभी आपने पूछी थी, उसमें मैं एक चीज़ बताऊं सर, सबसे बड़ा खूबसूरती इस कार्ड की है कि अपन यूपी का कहीं का भी राशन कार्ड हो वो राजस्थान से तो लेगा ही, परंतु राजस्थान का आदि वहाँ भी ले सकता है और वो भी अपनी इच्छा ज़रूरत के हिसाब से, अगर 2 टुकड़ों में लेना चाहे, अगर आधा फैमिली वहाँ यूपी में कन्नौज में तो वहाँ भी ले सकता है, आधा यहाँ भी ले सकता है, ये भी सुविधा दे रखी है। दोनों जगह नीड पूरी हो सकती है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में जरूरत के रखते हुए हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको बड़ा फ्लेक्सिबल किया गया है वन नेशन वन राशन कार्ड को। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू होने के बाद ही ये हुआ है। पहले जैसे कोई दुकानदार दुकानदार दुकान बंद करके चला जाता था और लाभार्थी कहीं गया लेने के लिए गया, वो बंद है। आज की तारीख में वो बंद है तो दूसरी दुकान से जो एफपीएस की दुकान है वहां से भी वो लेके आ सकता है। और इसमें रोज हम लोग जब बता रहा हूँ मैं रियल टाइम में हम लोगों को पता है कि महीने के लाखों ट्रांजैक्शन इस तरीके के होते हैं जो इस दुकान से नहीं दूसरी दुकान से, इस जिले से नहीं दूसरे जिले से, और ना केवल जिले से, राज्य के बाहर से भी इस तरीके के वो ट्रांजैक्शन कर रहा है कि बिहार का बंदा यहाँ ले रहा है, हमारा बंदा यूपी बिहार जहाँ कहीं भी वहाँ ले रहा है। सर इसका दूसरा इफेक्ट है कि जो अच्छी सर्विस देगा उसका माल बिकेगा। हाँ, तो हमारी दुकान कंपटीशन हो गया, वो क्वालिटी और दुकान खोलने की और व्यवहार सुधर गया। जो किसी भी स्कीम का जो मूल भावना होती है टू सर्व द पीपल, ना कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स क्रिएट कर देना कि नाम की स्पेलिंग में ये दिक्कत है, आज कार्ड क्यों नहीं लेकर के आए, या समय आप लेट आए हैं, आज तो रविवार है। इस तरह की व्यवधान से लोगों में एक असंतुष्टता आती थी, रुष्टता का भाव पैदा होता था और फिर उसको कहते थे कि ये तो सरकारी योजना है। लेकिन अब मैं समझता हूँ टोन बदल गई होगी लोगों की, ये सरकारी योजना है। ये टोन निश्चित तौर पर, और लोगों का विश्वास जागा होगा कि इसमें कोई लीकेज नहीं। अब कंपटीशन हो रहा है जी जी, अब कंपटीशन हो रहा है क्योंकि हमें पता है कि कौन से डीलर ने ज्यादा गेहूं बांटा है, अगले महीने में नो डाउट हम उसको ज्यादा ही अलॉट करेंगे क्योंकि उसका गेहूं बट गया। और जिसके पास व्यवहार खराब है, नहीं बांट पा रहा है, वो बैठा हुआ है, उसको कम अलॉटमेंट होगा, तो लोग व्यवहार सुधार के सही तरीके से वितरण करना भी चालू कर दिया है। जो ज्यादा बढ़ेगा ज्यादा कमीशन है, ज्यादा कमीशन, उसके इंसेंटिव ज्यादा है। बिल्कुल, बिजनेस के लिए जो बिजनेस मॉडल होती है, तो बिजनेस मेंटालिटी भी इसके अंदर इंक्लूड हुई है। जी जी जी। अब मैं कुछ ऐसे, अगर आप कुछ जिक्र करना चाहें, कुछ खास सक्सेस स्टोरीज खास तौर से कोविड के टाइम में कुछ रही हों कि जहां लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुसाध्य था, विषम परिस्थितियां थी, और अगर आप इस दूरदर्शन के मंच से अगर आप साझा करना चाहें। सर एक मैं अनुभव बताऊंगा। कोविड के दौरान मेरी कंट्रोल रूम सचिवालय में पोस्टिंग थी, कोविड कंट्रोल रूम बना तो हेड था मैं। तो मुझे याद आ रहा है गंगानगर का एक परिवार था, मुंबई में फंसा हुआ था, कोई कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट कराने गए हुए थे, उसी दौरान लॉकडाउन लग गया। और वो न तो राजस्थान आ सकते थे न वहाँ हिल सकते थे और खाने पीने की भी दिक्कत हो गई। तो वहाँ से कंट्रोल रूम के नंबर पर फ़ोन किया, मेरे पास लैंडलाइन से फ़ोन आया, मैं उन्होंने ये अपनी समस्या बताया कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, गंगानगर के रहने वाले हैं और ये हमें दिक्कत आ रही है। और लकीली उस समय वहाँ एक डीसी थे, मेरे पूरे परिचय उनके नंबर थे, मैंने सिंपल फ़ोन किया, मैं कि साहब ये है कोविड के दौरान बाहर नहीं निकल सकते। तो कुछ नहीं, मैं भी भूल गया। शाम को 7 बजे उनका फ़ोन आया, वो गंगानगर वालों का सर बहुत बहुत थैंक, इन्होंने हमें रुकने की व्यवस्था कर दी 7 दिन तक, जब तक आप जो खाने की व्यवस्था कर दी, सरकार का बहुत थैंक्स। तो मुझे लगा मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था, एक सामान्य से एक फ़ोन लगाया था व्यक्तिगत रिलेशन से, उसका इतना इम्पैक्ट हुआ, मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई, लगा मैंने कुछ किया, जबकि वास्तव में कुछ नहीं किया था, पर ये बहुत बड़ा फील गुड हुआ है। इसी के अलावा एनएफएसए में जो चयनित है, जिनको हम लोग कोविड में जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गेहूं दे रहे हैं, भारत सरकार ने एक आत्मनिर्भर भारत के नाम से एक स्कीम और चलाई थी,
जिसमें उन्होंने चना और गेहूं भी दिया था। तो जो लोग एनएफएसए में नहीं है, क्योंकि पीएमजीकेवाई का लाभ उन्हीं को मिल रहा है जो एनएफएसए में है, जो लोग कोविड के दौरान फंस गए थे, जहाँ कहीं जा नहीं सकते थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, उस दौरान भी हम लोगों ने राशन के माध्यम से, राशन डीलर के माध्यम से हम लोगों ने उनको आत्मनिर्भर भारत के तहत जो भारत सरकार ने हमें गेहूं उपलब्ध कराया था, वो गेहूं, वो चना भी हम लोगों ने उन लोगों को पहुंचाया है। Wonderful. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल नहीं थी, व्यक्ति somebody is in need then the person should get the solution। Yes, ये sir, रियल बिल्कुल, स्पिरिट थी। बिल्कुल। वही लोग हैं, वही देश है, वही समाज है। लेकिन जब नेतृत्व कुशल हो, जब विचारधारा सही हो, नीयत सही हो, तो चीज़ें खुद ब खुद सुधरने लगती हैं। और जैसा हमने आप दोनों के माध्यम से नई नई जो बातें आपके सामने आई कि किस तरह से इसमें लीकेज रुका है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टिवनेस हो गई है, किस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी को इनकॉर्पोरेट किया गया है। ग्रीवियंस के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा राकेश जी आपसे कि शशि जी आपसे कि हम कितना ही कुशल सिस्टम बनाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चूक हो सकती है। ऐसे में क्या इस व्यवस्था में भी ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए कोई जगह रखी गई है? हाँ सर, पुनीत जी मैं निवेदन करूँ, इसमें एक सिस्टम है जो एक्ट में एक प्रावधान किया हुआ है कि हर राज्य अपना एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम बनाएगा। ये मैंडेटरी है, हर राज्यों के लिए मैंडेटरी है। राजस्थान सरकार ने भी ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम बनाया है। इसके अंदर एक तो स्टेट लेवल फूड कमीशन है जो अपेक्स बॉडी है जो कंट्रोलिंग करती है, और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर और एक स्टेट हेडक्वार्टर पे रिपोर्टिंग ऑफिसर। तो राज्य में एक जिला कलेक्टर और एडीएम फर्स्ट और प्रशासन संभागीय आयुक्त को उसको रिड्रेसल ऑफिसर बनाया हुआ है। अब जो भी शिकायत, राशन नहीं मिला, कम मिला, गुणवत्तापूर्ण नहीं मिला, समय पर नहीं मिला, या अन्य कोई शिकायत उनको लगे है, वे भ्रष्टाचार संबंधी कोई शिकायत हो, तो सीधे वहाँ कर सकते हैं। 181 हमारे मुख्यमंत्री महोदय की शिकायत का ओपन पोर्टल है, कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है, विभाग की आईडी है, और विभाग की जितने भी व्हाट्सएप नंबर भी हमने जारी कर रखे हैं। कोई भी कंप्लेंट व्हाट्सएप पर जारी कर सकते हैं। इसके लिए हमने हमारा सेकंड पार्ट है कंज्यूमर डिपार्टमेंट, उससे बाकायदा इसकी कॉल चलती है। हम टेलीफोन करके पूछते और है कि जो भी शिकायत होने के बाद उसका सत्यापन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरा होने के बाद, शिकायत का निस्तारण होने के बाद कन्फर्मेशन का तरीका और ढूंढ रखा है कि वो शिकायत का परिपूर्ण कंज्यूमर संतुष्ट है कि नहीं। ना केवल इसी का, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था कि एनएफएसए और पीएमजीकेवाई का दोनों का गेहूं बटा हुआ है। किसी डीलर के पास अगर हमारी ये समस्या आ रही है कि साहब उसने एनएफएसए का ज़्यादा बांट दिया, पीएमजीकेवाई का कम बांटा है, चूंकि हम लोगों के पास आज की तारीख में ये आधार से सीडिंग होने के बाद मैक्सिमम लोगों के टेलीफोन नंबर भी हमारे पास है जो वो उपभोक्ताओं के हैं, लाभार्थी जिनके हैं। हम या उस लाभार्थी से फ़ोन करके पूछते हैं भैया आपने एनएफएसए जो 2 रुपये किलो में मिल रहा है वो गेहूँ तो ले आए, फ्री का गेहूँ आप क्यों नहीं लेके आए? यहाँ हमारे द्वारा पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब इसके सिस्टम एक, वो इसका जवाब यह हो सकता है कि जैसे पीएमजीकेवाई का अलॉटमेंट अलग होता है, एनएफएसए का अलॉटमेंट अलग होता है। पीएमजीकेवाई का उस एफपीएस के पास बीत गया हो तो वो बताता है कि साहब वो खत्म हो गया, क्योंकि एनएफएसए को पीएमजीकेवाई के तहत नहीं बांट सकता, इसलिए वो जवाब देता है। एक तो ये है। दूसरा, ये रिड्रेसल के बारे में आपने इनको बताया, इन्होंने शशि जी ने बताया। तीसरा मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा इसी में, सोशल ऑडिट के तहत हम लोग सोशल ऑडिट जो कि 26 जनवरी और 15 अगस्त, ये बिल्कुल डिसाइडेड डेट है, जिस दिन ये बताया जाएगा कि एनएफएसए के तहत या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के तहत कितने लोगों ने अपना गेहूं लिया है, नहीं लिया है, नाम पढ़ के वहाँ सुनाया जाता है। ओपन प्लेटफॉर्म पे बात रखी जाती बिल्कुल, है। बिल्कुल। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो समाज के अलग अलग तबके के लिए बनी हुई है, लेकिन जागृत व्यक्ति ही उसका लाभ ले पाते हैं। बड़ा आसान होता है क्रिटिसाइज कर देना या क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। हमें लगता है कि उस आदत को हमें छोड़ना चाहिए, अपने आप को जागृत करना चाहिए, सरकार की स्कीमों के बारे में चर्चाएं करनी चाहिए, न केवल राजनीति या दूसरे विषयों पर चर्चा करके समय बर्बाद करने की जो प्रवृत्ति उसको छोड़ना चाहिए। खुद पर फोकस करें, समाज पर फोकस करें, और जो भी हमारे लिए देश दे रहा है, सरकारें दे रही हैं, उसका लाभ लें। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की। आई एम श्योर हर व्यक्ति के ये काम किए हैं और सबको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।